हेलो फ्रेंड्स, नव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मंगलमय होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीनशॉट पर, आज हम लेकर आए हैं HPLC ट्रैवल शूटिंग अर्थात समस्या समाधान। फार्मा इंडस्ट्री में जब हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम HPLC स्टडी करते हैं, यानी कि HPLC पे हमें सैंपल एनालाइज करना पड़ता है। तो इस HPLC पे सैंपल एनालाइज करते समय जब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं तो उनका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह HPLC ट्रैवल शूटिंग अर्थात HPLC में जो उसकी समस्या आती है और उसका समाधान हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं HPLC ट्रैवल शूटिंग, यानी कि HPLC ट्रैवल शूटिंग। HPLC ट्रैवल शूटिंग का मतलब क्या है भाई कि HPLC में जब एनालिसिस करते समय कोई समस्या जो हमारे सामने उत्पन्न होगी तो उसका समाधान हमें करना है। तो बेसिकली अब हम जानेंगे कि वो किस तरह से हम इसको ट्रैवल शूट कर सकते हैं और कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज करने के साथ ही हम इसमें जानेंगे कि वह समस्या किस प्रकार की है, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और टाइमली उस सारे एरर्स को, जो एरर्स रहेंगे उसको मिनिमाइज करके हम अपने जो हमारे जो सैंपल्स रहेगा, जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट हमें देने होते हैं, तो वो रिजल्ट्स क्या होगा भाई, जब हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो हम बहुत जल्दी उसका एनालाइज करके रिपोर्टिंग अपने HODs को कर सकते हैं। तो ये सभी ज़रूरी बातें हैं जो आपको आज हम इस वीडियो के थ्रू समझाएंगे। तो इसको समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम समस्या क्या रहेगी और कैसे उसका समाधान करेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक भी है HPLC ट्रैवल शूटिंग, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड करेक्ट द मोस्ट कॉमन HPLC प्रॉब्लम। तो हम जो हमारी मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम है, यानी कि HPLC में जो हमारी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे और कैसे उसे करेक्ट करना है, ये सभी कुछ इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड, देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन HPLC प्रॉब्लम। हमारी जो HPLC की प्रॉब्लम है उनको कैसे हम आइसोलेट करना है। In an HPLC system, problems can raise from many sources। जो हमारी HPLC सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे, तो उनको हम कैसे, हम उसके जो सोर्स रहेंगे वो बहुत अधिक सोर्स रहेंगे, तो उसको हम कैसे क्या करना है भाई, आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डिफाइन द प्रॉब्लम। हमें अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारी है कौन सी, किस प्रकार की हमारी प्रॉब्लम है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको आइसोलेट कर पाएंगे और उसका हम सोल्यूशन भी तभी कर पाएंगे कि तब हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, उसको पहचान लें कि हमारी किस प्रकार की, हमारी क्या है भाई जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की प्रॉब्लम है। देन आइसोलेट सोर्स, फिर उसके हम सोर्स को आइसोलेट कर लेंगे। हमें पता चल गया भाई, जैसे कि हमारी क्या होगी भाई, RT शिफ्ट हुई। मान लो हमारी जो पीक, ये हमारी बेस लाइन है और हमारी पीक यहाँ आनी थी, तो इसका RT रिटेंशन टाइम हमारा 10 मिनट है। और अभी क्या हो भाई, हमारी पीक आ रही यहाँ आई भाई, मान लेते हैं 15 मिनट बाद। तो अब हमें पता चल गया ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है भाई, हमारी प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमारी जो पीक है वो 15 मिनट पाई, जबकि 10 मिनट पर आनी चाहिए थी। तो एक तो हमारा ये निकला भाई, इसके प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन हमने कर लिया कि RT शिफ्ट हुई। इसमें RT शिफ्ट क्यों हुई उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे और भी तरीके के इसमें हो सकते हैं, जैसे कि भाई हमारी पीक नहीं आना, या जैसे कि हमारी थियोरेटिकल प्लेट्स अचीव ना होने, कॉलम इफिशिएंसी हमारी प्रॉपर है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो इसी तरह से हम उसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसको आइसोलेट करेंगे। कई जैसे कि हमारा एरिया वेरिएशन करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम को समझने के लिए और इनको डिफ़ाइन करने के लिए फिर इनको आइसोलेट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो एंड तक। तो नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो हाउ टू प्रिवेंट मोबाइल फेज प्रॉब्लम।
हमारे जो मोबाइल फेज की प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि पहले से ही हम लेके चल सकते हैं। जो हमारे मोबाइल फेज के थ्रू कुछ हमारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं उनको हम पहले से ही उनका समाधान करके चल सकते हैं, यानी कि उनको हम पहले ही प्रिवेंटली ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हम बच सकते हैं कि आगे के जो आने वाली समस्या है उससे हम बचा जा सकता है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इज़ रिवर्स फेज एनालिसिस। वाटर जो हमारे रिवर्स फेज एनालिसिस है भाई, उसमें जो वाटर है वो मोस्ट कॉमनली सोर्स है हमारे कंटामिनेशन का। तो एक तो हमें इसे मिनिमाइज करना है, जो हमारा वाटर है उसको ध्यानपूर्वक यूज करना है। यू शुड ओनली हाई प्योरिटी डिस्टिल्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर व्हेन फॉर्मुलेटिंग मोबाइल फेज। हमें क्या करना है फिर, जो यूज करेंगे हम वाटर वो हाई प्योरिटी डिस्टिल वाटर और डीमिनरलाइज जो रहेगा हमारा डीआयोनाइज वाटर हमें यूज करना है अपने मोबाइल फेज प्रिपरेशन के लिए। तो हावेवर सेवर कॉमन डीआयोनाइज इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंटामिनेशन टू द वाटर। जो हमारे डीआयोनाइज रहेगा वो हमारे ऑर्गेनिक कंटेंट कंटामिनेट कर सकता है। टू रिमूव दिस कंटामिनेशन, इस कंटामिनेशन रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पास करना है हमें डीआयोनाइज वाटर थ्रू एक्टिवेटेड चारकोल। तो चारकोल से हमें एक्टिवेटेड चारकोल से हमें क्या करना है, उसको पास करना है, जो कि हमारे मिल्क वाटर होता है उसमें रहता है ये सारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक तो अभी यही है, मतलब हमारा हेडलाइन जो रहेगी वो यही रहेगी। तो फिर इसके अंदर क्या दिया है इसने, यूज ओनली HPLC ग्रेड सॉल्वेंट्स। जो हमारे जो सॉल्वेंट्स हमें यूज करने हैं वो HPLC ग्रेड के ही हमें सॉल्वेंट यूज करने हैं। जैसे कि हम साल्ट्स लेना है, हम कोई साल्ट बफर बनाने के लिए K2PO4 या K2HPO4 एटसेट्रा जो भी हमें यूज करने हैं वो सारे के सारे हमें HPLC ग्रेड ही यूज करने हैं। आयन पेयर में हम क्या यूज करेंगे, आयन पेयर जो हमारे रिजेंट्स वो भी HPLC ग्रेड होने चाहिए। हमारे बेस और एसिडिक मॉडिफायर, जो भी हमारे बेस और एसिडिक मॉडिफायर यानी कि हम जो pH के लिए यूज करते हैं, जैसे HNO3 नहीं यूज करते हैं हम pH के लिए, pH मेंटेन करने के लिए तो हम करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का हम यूज करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 और एसिडिक और बेसिक जैसे जो हम यूज करते हैं तो वो सारे हमारे NH वगैरह KOH वगैरह हो गए, वो सारे रिजेंट्स जो हमारे हैं HPLC ग्रेड होने चाहिए। यूजिंग लोअर क्वालिटी सॉल्वेंट्स इज टाइम कंज्यूम्ड। यदि हम यूज करते हैं यानी कि लो क्वालिटी के सॉल्वेंट्स यूज करते हैं तो वो कुछ नहीं है, तो बस वो क्या करना है कि भाई वो हमारे जो टाइम को ही कंज्यूम करना है। ट्रेस लेवल ऑफ कंटामिनेशन को हमारे बढ़ाएंगे। दिस ट्रेस कंटामिनेशन केयर क्योज प्रॉब्लम व्हेन यू यूज ए हाई सेंसिटिविटी अल्ट्रावायलेट और फ्लोरेसेंस, क्योंकि वो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। जो हमारा कंटामिनेशन का जो हम यूज करते हैं डायरेक्टर वो अल्ट्रावायलेट और फ्लोरेसेंट डायरेक्टर यूज करते हैं, तो वेरी हाई सेंसिटिविटी होते हैं, जिस कारण से क्या होगा भी प्रॉब्लम हमारे सामने फेस करने को मिलेगी। तो इसे हम बच सकते हैं। क्यों कैसे बच सकते हैं, बस हमें क्या करना है भाई, जो हम केमिकल्स यूज करेंगे वो सारे HPLC ग्रेड के ही केमिकल्स यूज करने हैं हमें। नेक्स्ट हमारा अभी क्या है भाई, हेडलाइन हमारी यही है, हाउ टू प्रिवेंट मोबाइल फेज प्रॉब्लम। यानी कि मोबाइल फेज की प्रॉब्लम जो रहेगी उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पहले से ही जो हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं। तो बिकॉज मैनी एक्वस बफर प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और एल्गी। जो हमारा क्या है भाई, जो एक्वस बफर हैं वो प्रमोट करते हैं और ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया की, करते ही हैं। यदि हमारा एक्वस रहेगा तो वाटर उसके अंदर रहेगा तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया और एल्गी ग्रोथ जल्दी करते हैं। यू शुड प्रिवेंट देयर सोल्यूशन फ्री। तो हमें क्या करना है, उसका जो सोल्यूशन बनाएंगे, जो हमारा बफर बनाएंगे वो फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए और फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही हमें यूज करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए भाई उसके लिए, एंड फिल्टर दैम 0.2 ये दिया है ना, 0.2 माइक्रोन और 4.5 माइक्रोन फिल्टर। तो हमें जो यूज करना है 0.4 माइक्रोन फिल्टर का हमें यूज करना है। बिफोर यूज करने से पहले हमें अपनी मोबाइल पेज और बफर को हमें फिल्टर कर लेना चाहिए 0.45 से, ताकि हम इस कंटामिनेशन से, बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचा जा सके। फिल्टर आल्सो विल रिमूव पार्टिकल दैट कुड प्रोड्यूस ए नॉइज बेसलाइन। अच्छा, फिल्टर करने से क्या होगा, हमारी जो बेसलाइन में नॉइज रहेंगी वो भी रिमूव कर सकते हैं, वो भी हमारी रिमूव हो जाएंगी फिल्टर करने। देखिए कितना फ़ायदा मिलेगा हमें अपने मोबाइल फेज को फिल्टर करने से, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, हमारी बेसलाइन भी सही चलेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा जो अभी हेडलाइन चली हुई है वो यही चली हुई है कि हम अपने मोबाइल फेज में प्रिवेंटिव प्रॉब्लम, जो हमारे प्रॉब्लम्स आएगी उसको प्रिवेंटिव पहले से ही हम उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। जैसे यूज आयन पेयर रीजेंट केयरफुली, जो हमारे, अब फ्रेंड्स बात करते हैं आयन पेयर रीजेंट को कैसे यूज करना है। तो जो हमारे आयन पेयर रिजेंट्स होते हैं उनको केयरफुल यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी आयन पेयर हमने लिया और किसी भी साल्ट के साथ और किसी भी बफर के साथ हमने क्या करा भाई, उसको बस मिक्स किया और ये किया और बस भाई हो गया, घोला लगा दिया और ये जी बन गई मोबाइल फेज और चला दिया और बस पीक आ गया और कहानी ख़त्म। और बाद में पता चला भाई क्या हुआ उसके साथ, देखने को हमें मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि वो मेथड हमारा इतना रगड़ नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा। हो सकता है आपके नए कॉलम पे पीक अच्छी आ जाए, अभी आपके पीक आ सकती है, बाद में कुछ पता नहीं कि पीक आएगी या नहीं आएगी। पुराने कॉलम पर नहीं आए, हो सके 100 इंजेक्शन सके, उसके ज़्यादा नहीं निकाल सके। और तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमारा डी आर मीडिया क्या है, कई बार हम डी आर के एनालिसिस करेंगे तो उसमें डी आर मीडिया क्या है, वो सारी चीज़ें भी देख करके हमें अपने क्या करना है, आयन पेयर का सिलेक्शन करना है। ऐसे नहीं बस आयन पेयर डाले और हो गया बस ख़त्म, पीक आ गई, तो ऐसा नहीं है ना। तो आयन पेयर के लिए हमें क्या करना है भाई, देखो इसने दिया है यूज आयन पेयर रीजेंट केयरफुली हमें इसका यूज करना है। द ऑप्टिमम चेन लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रीजेंट मस्ट बी डिटरमाइन फॉर ईच एनालिसिस। हमारे यानी कि जो हमारे प्रत्येक एनालिसिस रहेगा उसके लिए हमें डिटरमाइन करना होगा उसकी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैन बी एज लो, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कैन बी लो होनी चाहिए 0.2 mm और हाई होनी चाहिए 150 m, यानी कि इससे क्या है मिलीमोल हो गया और 150 मिलीमोल हो गया, यानी कि 0.2 मिलीमोल और हाई में रहेगा 150 मिलीमोल का जो हमारा बफर बनेगा वो इस तरह का बफर बनना चाहिए आयन पेयर के लिए। नेक्स्ट यही हमारी हेडलाइन। तो हाउ टू प्रिवेंट मोबाइल फेज प्रॉब्लम, जो हम अपने मोबाइल फेज के द्वारा हमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो उसको कैसे हम पहले से ही प्रिवेंट करके चल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मोबाइल फेज के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आल्सो सम साल्ट ऑफ आयन पेयर रिजेंट्स आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड विल बी प्रेसिपिटेटेड। हम क्या करेंगे भाई, साल्ट जो हमारे आयन पेयर रिजेंट्स रहेंगे वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। जो हमारे आयन पेयर हैं, कभी कभी आपने जो आपने बफर बनाया होगा 1 ऑक्टेन सल्फोनिक सोडियम साल्ट का, जैसे ही आप वेट लेकर आप वाटर में डालना थे उसको, कभी कभी आपने वाटर में यूज किया होगा तो आपके ऊपर उसके बीकर के ऊपर क्या रहेगा, वो फ्लोट करता रहेगा, यानी कि तैरता हुआ मिलेगा। वही जैसे बीकर है, हमने इसमें वाटर लिया और अपना साल्ट जब इसमें ऐड करा तो क्या देखने को मिलेगा कि वो यहीं पे इसकी सरफेस पे ही तैरता हुआ मिलेगा। तो इससे भी हमें पता चलता है, आप देखना प्रैक्टिकली करके आपने करा भी होगा, ऑब्जर्व भी करा होगा, जब आप इसको आप लेते हैं 1 ऑक्टेन सल्फोनिक सोडियम साल्ट, जब हम यूज करते हैं इसका बफर बनाने के लिए, तो जब उसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें जो देखने को मिलता है कि वो उसके ऊपर तैरता है। इसका क्या मतलब है, जो इसने कहा है कि इनसोल्युबल इन वाटर, तो वाटर में इनसोल्युबल ही रहते हैं वो, और प्रेसिपिटेशन भी कर सकते हैं। अवॉइड दिस बाय यूजिंग सोडियम कंटेनिंग बफर इन द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। जो हमारे लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रहेंगे उसके साथ हमें इसके कंटेनिंग से बचना चाहिए, जिसमें हमारे क्या होगा, जिसमें लॉन्ग चेन कंटेनिंग है तो उसमें हम आयन पेयर का यूज ना करें। जैसे कि इसने दिया है सोडियम क्लोराइड सल्फेट, फॉर एग्जांपल के लिए इसने दिया है SLS को हम सोडियम क्लोराइड सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। जो इसका पूरा नाम है वो सोडियम क्लोराइड सल्फेट ही है, ये देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड सल्फेट, ये SLS का शॉर्ट मतलब फुल नेम है। हम इसे शॉर्ट में SLS बोल देते हैं। SLS सोडियम क्लोराइड सल्फेट, सोडियम क्लोराइड सल्फेट दोनों ही इसके नाम हैं। इंस्टेड ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग बफर, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम कंटेनिंग बफर यूज कर सकते हैं, ना कि सोडियम यूज करना है। तो इससे भी हम बच सकते हैं, जो हमारे इसमें मोबाइल फेज में कोई प्रॉब्लम आए उसके प्रॉब्लम से पहले ही हम बच सकते हैं। फिर वोलेटाइल बेसिक एंड एसिडिक मॉडिफायर सच एज ट्राइथाइलैमिन TA एंड टेट्राफ्लोरोएसिड THF आर यूजफुल व्हेन यू विश टू रिकवर ए कंपाउंड फॉर फर्दर एनालिसिस।
कोई भी एनालिसिस करने के लिए हम ये डाल सकते हैं, ट्राइथाइलएमीन और ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेशर ड्रॉप। अब हमारे जो ये तो अब तक जो हमने अभी तक देखा ये हमारे क्या थे, हाउ टू प्रिपेयर मोबाइल फेज प्रॉब्लम। जो मोबाइल फेज के द्वारा प्रॉब्लम आ सकती हैं हमारी एनालिसिस में, वो सारी बातें हमने इसमें बताई, उस पर ध्यान दिया और इसको अब देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं, उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पहला पॉइंट अब निकल के आया है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट हमारा है प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप का जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कई कारणों से देखने को मिल सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लीकेज, यदि लीकेज की प्रॉब्लम है हमारे कॉलम के अंदर भी हो सकती है, जहाँ पिक नट हम यूज करते हैं तो फिंगर टाइट होता है, उसको हम ऐसा यानी कि भाई चाबी पाने लग गए भाई उसमें मशीन से बस बांधने और ये कर दिया वो कर देता है, इस तरह से हम उसको नहीं करते ना। हम तो फिंगर टाइट थोड़ा सा हाथी से बस उसको क्या करना है, ये हमारा कॉलम होता है भाई, ये हमारा कॉलम हो गया। यहाँ पे हमारा पिक नट लगा देंगे। तो इसी को हमें टाइट करना होता है। ये हमारी सिलिका होती है इसके अंदर भरी हुई जो स्टेशनरी फेज कहलाती है, इससे तो भी कोई हमारा मतलब नहीं। तो ये यहाँ से हमारा क्या हो सकता है भाई, यहाँ से लीकेज हो सकती है। जो हमारी ये कॉलम का ये इनलेट हो गया और इधर साइड हो गया हमारा कॉलम का आउटलेट हो गया। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो ये लीकेज हम चेक कर सकते हैं, हमारा प्रेशर डाउन हुआ तो ये लीकेज भी हम चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे हमारी लीकेज हो सकती है। तो फ्रेंड्स और ये देख सकते हैं आप बेस लाइन हमें देखने को मिलेगी इस तरह से, बेस लाइन की हमारी नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं ना, नॉइज़ से आगे बेस लाइन ऐसे गिरी ऐसे। कई बार क्या होता है हमारी बेस लाइन चलती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत फ्लक्चुएशन मिलेगा, फिर तो ये हो गया ऐसे ऐसे देखने को मिलेगी। तो ये सारी क्या होती हैं भाई, प्रेशर ड्रॉप के कारण ही देखने को। प्रेशर ड्रॉप कई कारण, जैसे कि हम देख सकते हैं पर्जिंग वाल्व हमारा ओपन रह जाए। कई बार क्या होता है कि हमने पर्जिंग दी और बस हम भूल गए और हमने क्या किया भाई, अपना जो पंप वाला बटन था, पंप का बटन दबा दिया, सिस्टम रन कर दिया। यदि सिस्टम हम रन कर दे, देखा कि पीक वीक तो आई नहीं हुई, तो बस हम घबरा से गए इसमें देखने के कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा पर्जिंग वाल्व क्या है भाई, ओपन है, वहीं से हमने लूज किया था, तो उसको भी क्लोजली टाइट कर दें। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या भाई, नेक्स्ट है हमारा बेस लाइन प्रॉब्लम। तो बेस लाइन की प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप इस देख सकते हैं, ये हमने लगाया हुआ है इसमें क्रोमेटोग्राम। इसमें बेस लाइन की जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी बेस लाइन सीधी चलनी चाहिए। अभी ये हमारी मेन पीक है यानी कि प्रिंसिपल पीक है, प्रिंसिपल पीक में ही ये आप देख रहे हैं ना बेस लाइन ये कैसे डिस्टर्ब हो गई। तो इस डिस्टर्बेंस अब ये क्या हो सकता है कि यहीं पे ऐसे पीक ये बना और यहीं हम्प बना और यहीं हमारी पीक आनी थी, यहीं हमारी क्या है, ये भाई बेस लाइन है और ये कोई ऐसे हो गया और पीक हमारी ये है। अरे क्या हो गया भाई, पीक हमारी है ये, जैसा कि इस पिक में भी दिखाया हुआ है, इमेज हमने लगाई हुई है इसे ताकि आपके इजीली समझ में आ जाए। तो ये है हमारी बेस लाइन प्रॉब्लम। इसमें हो सकता है कि हमारा कॉलम प्रॉपर वाश ना हो, जो हमारा पहले एनालिसिस करी हो तो वो कॉलम वाश ना हो, उसमें कुछ भाई जमा हो सकता है भाई कॉलम के अंदर, उसमें पार्टिकल साइज उसका इतना होता है, कुछ भी बफर या कोई उससे पहला जो हमारा टेस्टिंग लगी हुई थी उसका कुछ भी इंग्रेडिएंट हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। कभी कभी फ्लो सेल में भी क्या होता है भाई कि कोई चीज़ वहाँ फंसी हो तो वो धीरे धीरे जाएगी तो वो अपना रूप दिखाएगी। और यहाँ पे और क्या है, हमारे मोबाइल फेज की प्रॉब्लम हो सकती है, हमने फ़िल्टर ना करी हो तो कहीं एयर बबल हो तो वो आएगा तो वो डिस्टर्बेंस तो देगा इस तरह से, और फिर इसी पे हमारी पीक आ जाए तो ये तो प्रॉब्लम करेगा ना। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, कॉलम को हम वॉश कर लें। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने कॉलम को वॉश करना चाहिए और वॉशिंग के बाद फिर हमें उस पर एनालिसिस मोबाइल फेज लगा के पर्ज करना चाहिए। एक चीज़ और का भी ध्यान रखें, अभी जो हमने लास्ट अभी क्या था प्रेशर ड्रॉप। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप का एक कारण और था, जैसे हमारी कोई एनालिसिस
हमने अभी कोई एनालिसिस करी, बढ़िया से अच्छे रिजल्ट आ गए, कैलकुलेट कर दिया और हमने रिपोर्टिंग सबमिट कर दी अपने HODs को, अपने रिपोर्टिंग पर्सन को। अभी हमें नेक्स्ट प्लानिंग मिली, हमें दूसरा सैंपल मिला। उस सैंपल को भाई अभी जैसे मान लो मुझे पैरासीटामोल का मैंने ऐसे किया, अभी पैरासीटामोल का रिपोर्ट तो मैंने बना के दे दी। अब मुझे दूसरा क्या करना था भाई इसमें, अभी दूसरा मान लो इसमें कोई हमने डाइक्लोफेनेक सोडियम का ऐसे करना था। जैसे हमने डाइक्लोफेनेक सोडियम की इसमें क्या करना मोबाइल फेज लगाई और बस सीधे से भाई बस कर दिया हमने। अब उससे बस अभी सिस्टम सही चल रहा था, अभी क्या प्रोसेसर ड्रॉप हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्लोटिंग हुए, हमारे जो बफर रहेगा ना उसमें बफर, अभी हमारा बफर कुछ और चला हुआ था, अभी हम दूसरे लगा दिया तो उसके कारण से उसमें क्लोटिंग हो गई और वो जाके हमारे कहीं भी सिस्टम के अंदर चोकिंग कर देगा, ब्लॉकिंग कर देगा, उससे भी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि अपना जो मोबाइल फेज हटाने के बाद वाटर में रख, उस लाइन को वाटर में डालो, उसको पर्ज करो, पर्ज करने के बाद कम से कम 10 मिनट उसे यूनियन पे उसमें वाटर फ्लो चलाओ, ताकि जो उसके अंदर जो हमारी पहली वाली मोबाइल फेज और बफर जमा होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें मोबाइल फेज रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट अभी हम यहाँ थे, तो यहाँ से मैं पीछे गया था, थोड़ा सा छूट गया था ये पॉइंट, उसको समझाने के लिए मुझे बैक जाना पड़ा। तो बेसलाइन प्रॉब्लम ये मैंने भी बताया, बेसलाइन प्रॉब्लम जो है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओवर प्रेशर का जो कॉज रहेगा, ओवर प्रेशर मोबाइल फेज हमने फ़िल्टर ना करी हो भाई, ऐसे ही लगा दी, बस जल्दी बाईपास कर दिया। अब सैंपल का प्रेशर था, ज़्यादा सैंपल थे, हमने सोचा 5 लीटर मोबाइल फेज कौन फ़िल्टर करेगा, समय लगेगा। कई बार फ़िल्टर असेंबली भी हमारी काम नहीं करती प्रॉपर तरीके से। भाई पता चला ऐसे जैसे किसी पेशेंट को बोतल लग रही हो, बेड पे लेटा हुआ पेशेंट है और बस बोतल लग रही हो गया हमारा। अब क्या हो गया भाई, बोतल लग रही, ड्रॉप गिर रही, ये टप टप टप। तो इस तरह से यदि हमारे वही ये बोतल थोड़े लगाने हमें, तो मोबाइल फेज फ़िल्टर करनी है, तो हमारी जो फ़िल्टर असेंबली है वो प्रॉपर तरीके से बढ़िया वर्किंग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बोतल जैसे कि भाई वेंटिलेशन पे पेशेंट लेटा हो उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप दे रहे हो, तो ये इस तरह से मोबाइल फेज फ़िल्टर का काम नहीं चलता। तो आप अपने HOD को जाके बता सकते हैं, नो जी बोतल वो तो हमारी मोबाइल फेज फ़िल्टर हुई नहीं, वो तो ऐसे लग रही जैसे बोतल लग रही हो किसी हॉस्पिटल किसी पेशेंट को, तो उसको सही करवा देना चाहिए। दूसरा हमारा कॉलम भी हमारा क्या करता है, किसी ने वाश नहीं किया, एनालिसिस करते समय पता चला किसी कारण हम वाश नहीं कर पाए उसको, वाशिंग नहीं हुई कॉलम के, तो क्या बफर उसके अंदर जम गया, सूख जाएगा, सूखने के बाद वही प्रेशर जनरेट करेगा। दूसरा क्या है, ट्यूब ब्लॉकेज का मैंने अभी जो लास्ट स्लाइड में बताया था भाई, मैंने यही बताया कि जैसे अभी कोई हमने एनालिसिस करी, फिर उसकी मोबाइल फेज तो हमने साइड कर दी, फिर क्या करा दूसरे एनालिसिस के लिए जैसे हमने मोबाइल फेज उस लगाई और पर्ज किया और फिर हमने जैसे ही पंप फ्लो किया उसका, तो उससे क्या होगा, जो हमारी मोबाइल फेज है क्लोटिंग कर ले, कहीं ना कहीं रिएक्शन कर ले कि पहले पता क्या बफर चला हुआ था, अभी हमारा दूसरा बफर उसमें लग गया, तो दोनों रिएक्शन कर क्लोटिंग करेंगे और वो क्या ब्लॉकिंग कर देंगे कहीं ना कहीं जाके। जो इसका इंटरनल डाया बहुत कम होता है, कॉलम के अंदर भी कम होता है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज तो करेगा। तो इसी से बचने के लिए हमें क्या करना है, पहले वाले एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद कॉलम वाटर से वॉश होने के बाद, कॉलम हमेशा फ्रेश वाटर से ही वॉश होने चाहिए, नहीं कि बस कई दिन का वाटर रखा हो दिखता है साफ़ है लेकिन वो साफ़ नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, जो क्या करता है, जो इसमें ब्लॉकिंग कर सकता है, कॉलम में ट्यूब को भी ब्लॉक कर सकता है। तो पहली मोबाइल फेज हटा के पहले हमें वाटर से पर्ज करनी चाहिए अपनी लाइन। वाटर से पर्ज करने के बाद 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट मोबाइल वाटर चलाओ, फिर अपनी नेक्स्ट मोबाइल फेज उस पर रखो सिस्टम, फिर पर्जिंग दो मिनिमम 5 मिनट की, फिर अपना उसमें फ्लो चलाओ जो आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कैरी ओवर। तो फ्रेंड्स कैरी ओवर की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि आरएस के केस में कैरी ओवर बहुत देखने को मिलता है। तो कैरी ओवर से बचने के लिए आप देख सकते हैं, ये हमारी ब्लैंक की पीक है और ये सैंपल की पीक है, इसमें भी कोई कैरी ओवर नहीं है, ये तो ओके है। कई बार क्या होता है कि यहीं पर ये थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा आपको, ब्लैंक में कोई पीक देखने को मिलेगी, तो ये कंटामिनेशन भी हो सकता है। और हम कई बार क्या करते हैं, RT चेक कर लेते हैं, फिर वो सिस्टम से जाता नहीं। तो इसमें क्या करना होगा, जो हमारी R लाइन होती है, रिंजिंग सॉल्यूशन जो हम भरते हैं,
तो उसमें हम अपना हो सके तो डाइल्यूएंट ही हमें भर लेना चाहिए। जो हमारा डाइल्यूएंट होता है हमें डाइल्यूएंट का यूज करना चाहिए। RS के केस में जो डाइल्यूएंट यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो कैरी ओवर के प्रॉब्लम रहेगी तो कैरी ओवर के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। क्रॉस कंटामिनेशन से बचना चाहिए RS के केस में, तभी तो हम ये कई बार हमारे प्लेसिबो में और अपने सैंपल को हमें क्या करना चाहिए, जब एनालिसिस करें, जब इंटीग्रेशन करें, भाई ये हमारा ब्लैंक का पीक है तो कंपेयर मोड में हमें जाना चाहिए। कंपेयर मोड लिख देता हूँ मैं, कंपेयर मोड। तो कंपेयर मोड में यदि हम कंपेयर मोड में जब हम काम करेंगे तो वहाँ हम देख सकते हैं, पहले अपना ब्लैंक डाला, पहले अपना ब्लैंक कंपेयर मोड में डाल दिया, कोई पीक आई है एक्स यहाँ, ये हमारा, फिर हमने इसी के ऊपर अपना प्लेसिबो डाला, यहाँ भी ये पीक आई तो ये हमारे क्या ब्लैंक की पीक हुई, फिर एक पीक ये आई भाई और ये, और कोई एक पीक ये आ गई, तो हमें पता चल गया। अब हमने नेक्स्ट डाला हमने अपना सैंपल, तो ये पीक आई, ये ब्लैंक की हो गई, ये हमारी हो गई, इसकी हो गई प्लेसिबो की, ये हमारी टेस्ट की पीक हो गई भाई, कोई छोटी सी एक इम्प्योरिटी हो गई और ये प्लेसिबो की पीक हो गई, कोई छोटी सी पीक ये आ गई। तो अब इससे हमें क्या पता चला भाई, हम इसमें हमारी जो पीक थी वो कितनी पीक थी, जो हमारी पीक हैं जो हमारी पीक हैं इसमें, ये हमारी ब्लैंक से कट गई, ये हमारी प्लेसिबो से कट गई, ये प्लेसिबो से कट गई। यहाँ पे कोई देख सकते हैं आप कि यहाँ कोई पीक है ही नहीं, मतलब ना तो हमारे ब्लैंक में कोई पीक है, ना हमारे प्लेसिबो में कोई पीक है, प्रिंसिपल पीक है ही नहीं। बस टेस्ट में तो ये हमारी हो गई भाई, टेस्ट की पीक हो गई, फिर एक ये इम्प्योरिटी हो गई इसको, और एक ये हो गई हमारी दूसरी इम्प्योरिटी हो गई, मतलब 3 पीक इसमें आई। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। कंपेयर मोड में हमेशा रिलेटेड सब्सटेंस का इंटीग्रेशन करते समय हमें देख लेना चाहिए, उससे हमें प्रॉपर आइडिया पता लग जाएगा और पता चल जाएगा कि जो हमारी पीकें हैं, जो हमारी पीक है भाई, ये कट गई ब्लैंक से, ये कट गई ब्लैंक से, ये प्लेसिबो से कट गई, ये हमारी प्रिंसिपल पीक हो गई, ये एक छोटी सी इम्प्योरिटी हो गई, ये इम्प्योरिटी हो गई। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। अपना डाइल्यूएंट ही इसमें यूज करें, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं कैरी ओवर के चांसेस से। वो क्या करेगा, उसको वॉश करता रहेगा तरीके से। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा है रिटेंशन टाइम प्रॉब्लम। जो रिटेंशन टाइम की प्रॉब्लम है, तो रिटेंशन टाइम की प्रॉब्लम भाई क्या क्या हो सकती है हमारी रिटेंशन टाइम की प्रॉब्लम होती है। लीकेज इन कॉलम में लीकेज, रिटेंशन टाइम क्या, जैसे कि हमारी पीक ये आई, कभी यहाँ आ रही, कभी यहाँ आ रही, आप देख सकते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, ये तो हमारा रॉन्ग तरीका हो गया कि कहीं आई। जो हमारा करेक्ट है वो ये है कि देखो एक के ऊपर एक, इस तरह की पीकें मिलनी चाहिए। यदि हमारी पीक इस तरह से मिली तो ये क्या हुआ है, हमें रिटेंशन टाइम की प्रॉब्लम ही है, हमें रिटेंशन टाइम फेस करनी पड़ी। मान के ये 10 मिनट पर आई, ये हमारे 9 मिनट पर आ रही है, हमारे 11 मिनट पर आ रही, 10 मिनट ये हो गए भाई 10 मिनट, ये हो गए 11 मिनट और ये हो गए 12 मिनट। तो ये तो चलने का नहीं, इस तरह तो हो नहीं सकता। पीक तो हमारी आनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर ही आनी चाहिए, तभी तो हम वैलिड मानेंगे अपनी एनालिसिस को कि हमारी एनालिसिस सही हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को चेक करेंगे भाई, लीकेज इन कॉलम, हमारे कॉलम में लीकेज तो नहीं है। फिर क्या करेंगे, सेक्शन फिल्टर ब्लॉकेज, जो हमारे सेक्शन फिल्टर हैं वो हमने सोनिकेट किए थे, 10% नाइट्रिक एसिड में उनको सोनिकेट करके, फिर वाटर में अच्छे सोनिकेट करके वॉश करके फिर हमें उनका यूज करना चाहिए। कई बार क्या होगा कि हमने लगा दिया ग्रेडियंट प्रोग्राम लगाने के बाद हमने क्या किया,
ग्रेडियंट प्रोग्राम लगा दिया। एक तो हमने डाल दिया एशियन लाइन में, एक हमने बफर में। जो बफर वाला है, बफर वाला ब्लॉकेज रहेगा और ब्लॉक होने के कारण ही उसमें क्या है, वो एशियन की मात्रा को ज़्यादा लेगा, क्योंकि पंप तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, शक करेगा, तो वो प्रेशर अपनी तरफ को लगाएगा सक्शन फिल्टर, क्योंकि वो तो ब्लॉक हो चुका। जिससे क्या होगा कि हमें 50% लेना था बफर और 50% लेना था हमें एशियन। तो एशियन 50 से ज़्यादा जाएगा या 50 जाएगा, एशियन तो 50 जाएगा, लेकिन जो हमारा बफर 50 जाना था वो पीछे से सक्शन फिल्टर क्या है, ब्लॉक हो रखा है, तो वो पूरा जा ही नहीं रहा, वो कम जा रहा। तो उससे क्या होगा भाई, हमारी आरटी क्या है, आरटी हमारी जल्दी आ जाएगी। तो एक ये कारण भी हो सकता है। कॉलम टेम्परेचर हमारा घट बढ़ रहा हो, हमारी डोर ओपन हो सकती है, इसकी कॉलम हीटर डोर ओपन। रूम टेम्परेचर हमारा फ्लैक्चुएशन में रहेगा। जब हमारा रूम टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करेगा, कभी हमने 25 डिग्री कर दिया, कभी हमें ठंड लगने लगी, कभी तो हमने 30 डिग्री कर दिया, कभी हमने 20 डिग्री कर दिया। तो इस तरह से यदि हम रिमोट से एसी का रिमोट उसको गेम के रिमोट की तरह यूज करेंगे, मतलब कोई आया कि चटर पटर करते रहेंगे, तो इससे क्या हमारा रूम का टेम्परेचर क्या है, घटे बढ़ेगा। तो जिस कारण से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है रिटेंशन टाइम की। इसको कोई समझता नहीं कि भाई एसी से कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे एनालिसिस पर, हमारे एनालिसिस फेल हो सकती है। ये देखो किसी काम के एनालिसिस है नहीं है ना। फिर एयर बबल से मोबाइल फेज में एयर बबल होना भी क्या करेगा भाई, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रिटेंशन टाइम में। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मोबाइल फेज को सोनिकेट कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा एरिया वेरिएशन। फिर एरिया वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है हमारा कई बार, जैसे ये एक पीक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऊपर नीचे भी इतनी बड़ी पीक हो गई। तो इस तरह से हमें एरिया देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं आप, अलग अलग तरह की पीक आई हुई हैं, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, इस तरह की पीकें। तो एरिया वेरिएशन दिखाएगी ही दिखाएगी। जैसे कि इसमें बेसलाइन प्रॉब्लम, हमारी बेसलाइन की प्रॉब्लम भी इसमें इंक्लूड होती है। यदि एरिया वेरिएशन क्या, तो उसमें बेसलाइन प्रॉब्लम हो सकती है। बेसलाइन का क्या रोल रहा भाई, बेसलाइन आपको है जी, बेसलाइन से कैसे एरिया घट बढ़ गया। तो देखते हैं कैसे घट बढ़ गया। ये देखो आप, ये वाला इंजेक्शन जो ये पीक है, आपको ये बेसलाइन सही है, अभी पीक उसने यहाँ से पकड़ ली, यहाँ से पकड़ ली और यहाँ से पकड़ ली, तो क्या है, सही है। और यहाँ से पकड़ोगे तब भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से पकड़ोगे तो एरिया कम आएगा, तो यहाँ से पकड़ोगे तो एरिया ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से बेस लाइन का भी हमारे एरिया पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये मान लो ये गई और ये हमारी पीक आई, ये हमारी पीक बनी। अब ये बेस लाइन ठीक है, अभी यहीं हम देख सकते हैं, ये गई, ये बेस लाइन गई और ये आई और ये ऐसे फैल से गई, और इसको ये पकड़ लो, सॉरी, पीक की शेप आ नहीं रही ना, पता नहीं क्या रहा है, पीक नहीं बन रही बाबू हमसे। हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये गई, ये पीक उठी और ये, तो ये देखो, ये बेसलाइन के कारण ही तो हुआ। बेसलाइन प्रॉपर नहीं मिली, कहीं कहीं से क्या होगा, बेसलाइन ऐसे जा रही और यहाँ को पीक आ रही, तो ये बेसलाइन हुई क्या, तो ये भी एरिया फ्लक्चुएशन का कारण एक बनेगी। दूसरा क्या है, इंजेक्टर प्रॉब्लम। इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंजेक्टर को देखें कहीं लीकेज तो नहीं है। यदि उस इंजेक्टर में लीकेज है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें तो सर्विस इंजीनियर करेगा, अपने रिपोर्टिंग पर्सन को रिपोर्ट कर दें और इन्फॉर्म कर दें, फिर उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। एयर बबल इन मोबाइल फेज, एयर बबल का भी कारण हो सकता है हमारे मोबाइल फेज में। भाई एयर बबल हमारा चला गया, मोबाइल इंजेक्टर में पहुंचा और इंजेक्टर में पहुंचने के बाद बस ये उसने गोला सा उठा दिया यहाँ को पीक की जड़ में, तो एरिया बढ़ गया।
दूसरा हमारा क्या है भाई, एयर बबल इन सैंपल, ये भी यही काम करेगा। सैंपल में हमारे वायल में हमारा क्या है भाई, ये वायल है, जो वायल है हमारी, और वायल के अंदर यहाँ पे एयर बबल, जैसे SLS कोई डी जो मीडियम रहेगा SLS रहेगा यहाँ पे। जैसे ही इसमें नीडल जाएगी इसकी, ये इंजेक्ट करेगा तो उसमें चले गए फोम, चले गए फोम जाने से क्या है भाई, सैंपल तो उसके अंदर कम गया, और जब वो इंजेक्ट कर देगा, जब डिटेक्टर पर जाएगा तो वहाँ का हवा में थोड़ा ही पीक आएगी, तो जो रेस्पॉन्स आएगा वो तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का आएगा, लेकिन उसके अंदर तो SLS चला गया, यानी कि उसके फोम चले गए एयर बबल के रूप में, और उससे भी हमारा एरिया फ्लैक्चुएट करेगा। नेक्स्ट है सेप्टा नॉट प्रॉपर, जो हमारी वायल है, वायल का सेप्टा हमारा प्रॉपर नहीं लगा हुआ, मतलब सेप्टा हमारा कई बार यूज हो चुका है, हमने बहुत टाइटली उसको कस दिया, तो इससे भी हमारे जो एरिया वेरिएशन पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हमारी वायल है, ये हमारी वायल हुई, वायल को हमें क्या करना है, 70% हमें फिल करना चाहिए, ये नहीं कि उसको 2 ml की वायल होती है HPLC की, उसको पूरे का पूरा फिल कर लेंगे, उसको हमें कम से कम इतना हमें फिल करना चाहिए। हमें लगे कि 70% भर ली, तो हम उतनी ही भरें, और उसको टाइटली क्लोज ना करें। सेप्टा जो हमारा ये सेप्टा रहेगा, इसको टाइटली क्लोज ना करें, उसको थोड़ा सा ही क्लोज, फिंगर से हल्का ही वो करें। और इंजेक्टर देख सकते हैं, इंजेक्टर में क्या करना है, मैं पर्च कर दूँ, आप इंजेक्टर को वाटर सिस्टम में प्रोजेक्ट 2 से 3 बार कर दें, और ये अपना सिमाजो के जो HPLC होते हैं इसको भी इंजेक्टर पर्च कर दें, देख लें कि कहीं कुछ है तो नहीं हुई। नेक्स्ट हमारा पीक स्प्लिट। तो पीक स्प्लिट में क्या है भाई, ये देख सकते, ये हमारी एक नॉर्मल पीक है, सही पीक है, हमारी पीक यहाँ से क्या M बन गया, तो ये स्प्लिट हो गई, तो ये रॉन्ग पीक हुई, ये तो रॉन्ग पीक हुई, ये तो चलेगी नहीं। तो ये क्यों हो सकती है भाई, इसके भी कारण देखें। पीक कॉलम, यानी कि कॉलम इफिशिएंसी का भी कारण एक हो सकता है कि हमारे कॉलम पे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन चल गए हों, तो इस तरह की पीक आ गई, तो अब कॉलम को हमें बदलना पड़ेगा। देखिए कई बार क्या होता है कि हम पीक स्पीड तो करते रहते हैं कि कॉलम ख़राब है, लेकिन हमारा कंटामिनेशन भी हो सकता है। सैंपल कंटामिनेशन दूसरा पॉइंट हमने दिया हुआ है, सैंपल कंटामिनेशन हमारे क्या, कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें कंटामिनेट हो गया कि जो इसी के पीक के पास कोई अपना रेस्पॉन्स दे रहा है, और हम उसको कह रहे हैं कि पीक टूट रही। तो ये हमारी पीक यहाँ आनी थी 10 मिनट पर, और दूसरी 10.5 मिनट पर कोई ऐसा साल्ट है जो अपनी पीक 10.5 मिनट पर देगा, तो वो यहीं तो उठेगा, वो इसके अंदर डर गया, तो ये भी एक कारण बताएगा कंटामिनेशन का। तो ये भी पीक स्प्लिट ही लगेगी, लेकिन एक्चुअल में पीक स्प्लिट नहीं है। तो हम अपने सैंपल को फ्रेशली प्रिपेयर करें। हम कहते हैं कि सैंपल में तो अभी तो स्टैंडर्ड ही हमने चलाया, स्टैंडर्ड के साथ भी कंटामिनेशन हो सकता है, क्रॉस कंटामिनेशन। तो उस क्रॉस कंटामिनेशन यदि हमारी इस तरह से पीक हमारी स्प्लिट हो रही, तो उसको एक बार हमें पुनः क्या करना चाहिए, सैंपल प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा फिर इंजेक्ट करने के बाद कि भाई ये जो प्रॉब्लम थी ये हमारे कॉलम की एफिशिएंसी के कारण प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो हमारी किसी कारण कंटामिनेशन से हुई। नेक्स्ट क्या है, सैंपल प्रिपरेशन नॉट प्रॉपर। सैंपल प्रिपरेशन नॉट प्रॉपर कैसे कह सकते हैं हम, तो भी जैसे हमारा क्या था, कोई साल्ट, जैसे हमने मोबाइल फेज हमारे की pH कितनी है, 5 हमारे मोबाइल फेज की pH है, और अचानक से जो हमने डीजो लगाया HCl में लगा दिया, तो HCl की डीजो की जो pH है वो तो कम हो गई भाई। अब कम pH का सैंपल उसके अंदर जाएगा जब इंजेक्टर में, जब जाके वहाँ पे कॉलम से सेपरेट करेगा मोबाइल फेज के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना प्रॉब्लम आएगी। तो इससे भी क्या होगा, हमारी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज में फाइनल डाइल्यूशन लेके जाना चाहिए। उसको फर्दर कर लो भाई, 5 को 50 कर लो, 5 को 25 कर लो, 5 को 100, जितना पॉसिबल रहे उतनी डाइल्यूशन आप सेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें रखना चाहिए कि जो हमारी मोबाइल फेज है वही हमारा फाइनल डाइल्यूएंट होना चाहिए। फ़िल्टर करके यूज करें, अपने सैंपल को फ़िल्टर करें, जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, यानी कि जो टेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके थ्रू हमें उसको फॉलो करें, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए भाई, हमें फ़िल्टर करना चाहिए अपना सैंपल। कई बार हमने मेथनॉल में बना दिया सैंपल, अब हमारी मोबाइल फेज तो कुछ और चल रही, मोबाइल फेज हमारी एसन में चल रही, हम सैंपल मेथनॉल में बना रहे हैं, इंजेक्शन मारो जा रहा है, हमारी कॉलम
कि थ्योरेटिकल प्लेट नहीं आ रही, रिजोल्यूशन नहीं आ रहा हमारे रिजोल्यूशन में दिक्कत आ, पूरे दिन लगे पड़े, 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर जो भी लगा, वो परेशान हो रहे हैं, मेथड भी डेवलप नहीं हो पाया इस चक्कर में। और हमने ये एक बार नहीं देखा भाई कि क्या करें, हम अपने सैंपल को पुनः फ्रेशली प्रिपेयर कर लें और अपने सैंपल फ्रेशली प्रिपेयर करके ही हमें यूज करने चाहिए। ऐसा नहीं कि कल बनाए थे आज भी तो यही सैंपल है बस इसे चला दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हम ये मानो कि सुबह का खाना हम दोपहर को भी पसंद नहीं करते कई बार खानों जी, ये तो नहीं सुबह का या शाम को नहीं खाएंगे जी, अब तो ये बासी खाना हो गया। और हम अब सिस्टम के साथ जहाँ पे हमें रिजल्ट देने हैं एक अच्छी क्वालिटी, इसी से निकले कि भाई हमारे प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी कौन बताएगा, एक एनालिस्ट ही उसकी बताएगा कि उसमें 100% रिकवरी है, मतलब जो उसमें एपीआई यूज हुआ है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपर है या नहीं, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। उस ड्रग्स को कितने लोग खाते होंगे भाई, कोई भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव, हमारा नियर बाई कोई भी हो सकता है। अब पता चला वो दवाई तो 90% की थी और हमने 100%, डॉक्टर ने भी श्योरिटी से दे दी, टैबलेट दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, लो जी काम करेगा, पता चला वो दवाई काम ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, डीजो ही नहीं आया था जी उसका, तो अब रिजल्ट ही उसके 90% थे, 80% थे, तो कैसे काम करेगी दवाई। अब डॉक्टर पे ब्लेम लगा दो जी। तो दवाई तो के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें पूरी ईमानदारी के साथ टेस्टिंग करनी चाहिए। तो सैंपल प्रिपरेशन हमें फ्रेशली करना चाहिए और जो देख लें उसको चेक कर लें, कई बार यदि इस तरह की पीक आई तो भाई कि ऐसा तो नहीं कि हमारे कहीं डाइल्यूएंट में प्रॉब्लम है, कई बार कंटामिनेशन हो गया। अच्छा, मोबाइल फेज का भी इसमें रोल रहेगा, मोबाइल फेज की पीएच प्रॉपर हमने करी थी नहीं करी थी, फिल्टर थी या नहीं थी। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को देख सकते हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स इसमें हम जो फेस करते हैं वो इसी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें इनसे मिनिमाइज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, ये नव स्टडी सेंटर आप देख रहे थे, तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू एंड तक देखने के लिए फ्रेंड, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।